नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से है। भूपेश बघेल कैबिनेट की इस वक्त बैठक चल रही है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सदस्य और अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक में कई जो महत्वपूर्ण मसले हैं, अहम मसले हैं, उन पर चर्चा जारी है। और राजीव गांधी न्याय योजना को भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा योजना 21 मई से शुरू हो सकती है। साथ ही 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। तो आपको बता दें कि इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, कैबिनेट बैठक, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ ही अधिकारी भी शामिल हैं। और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी न्याय योजना को मंजूरी मिल सकती है। और राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई से शुरू हो सकती है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। इसके अलावा और भी कई मसले हैं और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। उन पर भी कोई निर्णय आ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है। अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देनी है। उस लिहाज से भी हालांकि पहले ही कुछ चीजें छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी हैं। कुछ उद्योग नियम कायदों के साथ उन्हें राहत दी जा चुकी है। और अब और भी कुछ अहम फैसले लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या कदम उठाने हैं प्रदेश में, उन पर हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी न्याय योजना, जिसे माना जा रहा है कि आज मंजूरी मिल सकती है और राजीव गांधी न्याय योजना को 21 मई से शुरू किया जा सकता है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या हाइलाइट्स इस कैबिनेट की, क्या कौन कौन से मसले जिन पर चर्चा हो रही है? देखिए प्रशांत, ये जो कैबिनेट की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण इस लहजे से है कि जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 का 4 दिन बचे हुए हैं, तो इसको लेकर किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जो पंजीयन कार्यालय थे वो आज से खुल गए हैं, जिसमें से रायपुर और कोरबा और कटघोरा, साथ ही सूरजपुर, यहाँ पे पंजीयन का कार्य नहीं हो रहा था। आज से जो है रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो काम काज जो धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा है उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो राजीव गांधी जो न्याय योजना है, जिसके तहत किसानों की जो अंतर की राशि है 685 रुपए, जो कांग्रेस सरकार ने जो वायदा किया था किसानों को, उसको पूरा करने के लिए इस पर एक मोहर लग सकती है। और 21 तारीख को जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनकी पुण्यतिथि है, तो उस दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। और साथ ही जिस तरह से रबी और जो फसलें हैं जो नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर भी जो अभी जिस तरह से ओलावृष्टि और जो बारिश हुई है उसमें जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी आकलन किया जा सकता है। साथ ही जो क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो पानी की किल्लत ना हो, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो नल जल योजना है, जो पानी की जो पेयजल की आपूर्ति करने के लिए जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, किस तरह से उसको अमली जामा पहनाया जाए, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही जो बड़ी संख्या में मजदूर अब वापस लौट रहे हैं, 1,60,000 मजदूर हैं जो रायपुर जो छत्तीसगढ़ पे आना उनको है, तो मजदूरों की जो आने की सिलसिला शुरू हुआ है, तो किस तरह से उनको क्वारंटाइन करना है, किस तरह से उनको देखभाल करनी है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी राज्य सरकारों के ऊपर कि जिस तरह से उनको देख रेख कैसे किया जाए, कैसे उनको रखा जाए, तो एक बड़ी चुनौती है। तो उसको किस तरह से उसको निर्वहन किया जाए उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार जब सत्ता में नहीं थी, जो उसने वायदा किया था कि जो किसानों को जो धान खरीदी या उस पर बोनस को लेकर भी कोई चर्चा इस बैठक में संभावित है क्या? बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से किसानों को जो वायदा किया गया था कि 2100 रुपए उनको समर्थन मूल्य जो धान का जो बोनस है वो दिया जाएगा, तो जो 685 रुपए
जो अंतर की राशि होती, क्योंकि अभी जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है धान का 1815 रुपए, जो शेष राशि है उसको कैसे दिया जाए, तो उसके लिए कैबिनेट में आज मोहर लग सकती है, क्योंकि विधानसभा में बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा चुका है, राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है। तो अब इसको अमली जामा पहनाना है और राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को होने वाली है, तो उस दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये एक न्याय योजना है किसानों के लिए, जो लगातार इसकी मांग विपक्ष भी करता रहा है। तो आज हो सकता है कि इस पे मोहर लग जाए कैबिनेट की। तो अगर मोहर लग जाती है तो 21 तारीख की जो तारीख आने वाली है, जिसमें पुण्यतिथि है राजीव गांधी की, तो उस दिन इसकी पूरी तरह से विधिवत इसका ऐलान कर दिया जाएगा और किसानों के जो खाते में जो राशि है, जो अंतर की राशि है, वो जो उसको देने के लिए इसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि 21 तारीख से इसकी भी शुरुआत हो सकती है। किसानों के लिए भी राहत देने की शुरुआत इसी दिन हो सकती है। तो राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई से लागू हो सकती है। अब देखना होगा कैबिनेट में इस पर मोहर लगाई जाती है या नहीं। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में नमक को लेकर अफवाह फैल गई कि कई जिलों में नमक की किल्लत हो रही है, नमक की कमी हो गई है। ये इस तरह की अफवाह फैल गई और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने इन अफवाहों का खंडन भी किया है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी इन अफवाहों का खंडन किया है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। कई जिलों में नमक की कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। ऊंची कीमत पर नमक बेचने पर जुर्माना लगाया गया है। कई दुकानों को जिला प्रशासन ने इसके बाद सील कर दिया और रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार में भी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन अब कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। दरअसल प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नमक की किल्लत की अफवाह फैल गई थी, इसके बाद कालाबाजारी शुरू हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने इसका खंडन किया और अब एक्शन के निर्देश भी दे दिए गए। रेक आ रहे हैं, रेगुलर रेक आ रहे हैं नमक के, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में नमक का पर्याप्त भंडारण है और कहीं से भी क्राइसिस की कोई बात नहीं है। कुछ अधिक मूल्य पे अगर कहीं कोई नमक बेचेगा या कोई भी आवश्यक वस्तु जो निर्धारित दर से अधिक रेट में बेचेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस मॉनिटरिंग सेल, दुकान का मालिक नमक एक व्यक्ति को नमक को अधिक मात्रा में। देखिए, बहुत ही कठिन परिस्थितियां चल रही है। सबसे पहले मैं पूरी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात पर, कोई भी अफवाह पर विश्वास न करें। ये लोगों ने एक ह्यूमर बनाया हुआ है कि लोगों को अचानक माउथ टू माउथ जिसे बोलते हैं अफवाह फैलती है, उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो किसी ने, एक आदमी ने कहा यार नमक नहीं है, नमक नहीं है। कहीं पर हो सकता है कि शायद किसी दुकान में नमक ना मिला हो, तो इस तरह की अवधारणा बन गई। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अवधेश, एक वक्त होता था जब इस तरह की अफवाहें उड़ती थी, नमक की किल्लत हो गई, शक्कर की किल्लत हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी यह दौर थमा नहीं है। बिल्कुल, देखिए दौर थमा नहीं है, बात सही है, क्योंकि जिस तरह से गरियाबंद जिले से सबसे पहले ये अफवाह निकली कि नमक की किल्लत हो गई है, राज्यों में नमक का आना बंद हो चुका है या दीगर प्रांतों में नमक का उत्पादन बंद हो चुका है, ये अफवाह ऐसी फैली कि न केवल गरियाबंद बल्कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों तक ये अफवाह फैली और स्थिति ये बनी प्रशांत कि लोग दुकानों के बाहर राशन छोड़ के नमक लेने के लिए कतारबद्ध हो गए। स्थिति ये बनी कि 20 रुपए पैकेट वाले नमक 80-80 रुपए में बेचे जाने लगा। बात सरकार के संज्ञान तक आई, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आगे आके कहा कि ये कोई अफवाह है, इस तरह से अफवाहें केवल फैलाई जा रही है, हकीकत कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार 56 लाख परिवारों को निःशुल्क नमक दे रही है पीडीएस के माध्यम से। खाद्य मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से अफवाह है, राज्य में नमक का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद खाद्य विभाग ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई बीते 3 दिनों से कर रही है, अभी भी कार्रवाई जारी है। आज भी मुंगेली जिले में
कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों पे कार्रवाई की गई, अधिक रेट पे, ओवर रेटिंग पे नमक को बेचने के माध्यम से। सरकार कुल मिला के ये बता रही है कि ये अफवाह है, अफवाह से आपको बचना होगा। दुकानों में लॉकडाउन के समय में इस तरह से नमक लेने के लिए भीड़ नहीं लगाना होगा। तो तमाम तरह के प्रयास सरकार की ओर से जारी है, विभाग की ओर से जारी है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अफवाह है वो अभी भी बलवती है धरातली स्तर पे, उस स्तर पे जहां पे सोशल मीडिया से लोग दूर रहते हैं। अफवाह की जड़ कहां है, कहां से ये अफवाह उड़ी, इसकी शुरुआत हुई, ये अभी तक साफ हो पाएगा। दूसरी बात, अगर कोई शरारती तत्व अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सीधे सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए पूरा एक सिस्टम बना लिया गया है कि आखिरकार ये अफवाह निकली कहां से और किन किन माध्यमों से कैसे फैली। और जिस तरह से सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार आज ही हमने देखा कि कांग्रेस के पीसीसी महामंत्री ने बाकायदा पुलिस को ज्ञापन सौंप के इस बात का जिक्र किया है कि जिनके द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है उसे ट्रेस आउट करके कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह से लोगों से अपील की जाए कि वो दुकानों में भीड़ ना लगाए। तो कुल मिला के कि सिस्टम इस बात की जद्दोजहद में अब जुट चुका है कि अफवाह फैली कहां से, अफवाह फैलाने वाला कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की तैयारी पूरी की जा चुकी है। जी बिल्कुल, प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, तैयार हो गया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने भी खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है नमक का छत्तीसगढ़ में। रहिएगा अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों ने पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जिसमें उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। जोगी का ब्लड प्रेशर, हार्ट और यूरिन की स्थिति नियंत्रण में है और उनके दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत जोगी रविवार से रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती हैं। आज मंत्री शिव डेहरिया ने अस्पताल जाकर जोगी का हालचाल जाना। अवधेश हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। अवधेश, क्या अपडेट है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है अजीत जोगी की? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? 48 घंटे लगभग पूरे होने को होंगे और डॉक्टर कह भी रहे थे कि ये 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है अजीत जोगी के लिए। देखिए, ये 48 घंटे निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि कल डॉक्टरों की टीम ने ऑडियो थेरेपी के जरिए अजीत जोगी के दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। और जो ऑडियो थेरेपी के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि उनकी पुतली में जो फैलाव था वो थोड़ा सा सिकुड़ा है और उनके दिमाग में थोड़ी सी हरकत हुई है। मतलब ये कि शुभ संकेत मिले हैं ऑडियो थेरेपी देने के बाद, लेकिन बावजूद उसके लगातार ऑब्जर्वेशन जारी है, उपचार जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, मामला काफी गंभीर है। डॉक्टर की पूरी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि उन्हें जल्दी चेतन अवस्था में लाया जाए, उनका उपचार बेहतरी से किया जाए। आज न केवल शिव डेहरिया अस्पताल पहुंचे बल्कि राहुल गांधी आज सवेरे 10:30 बजे फोन करके अमित जोगी और रेणु जोगी से बातचीत करके अजीत जोगी का कुशलक्षेम जाना है, डॉक्टरों की क्या राय है, डॉक्टरों का क्या कहना है, तमाम चीजों की राहुल गांधी ने खुद बातचीत करके उनकी स्थिति को जाना है। और उन्होंने कहा है कि जल्द अजीत जोगी लौटेंगे। वो जिस तरह से वो हौसला अफजाई करने वाले योद्धा है वो जरूर एक बार फिर से लौटेंगे इन तमाम चीजों को मात देने के बाद। तो कुल मिला के कहा जा सकता है प्रशांत कि अजीत जोगी की तबियत को लेकर न केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी लगातार जो नेता है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इनके शुभचिंतक है, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, बार बार समय समय पे कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। और इस क्रम में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, तमाम बड़े लोगों के नाम शामिल है। जी बिल्कुल, और आशा भी शुभचिंतकों को यही होगी, समर्थकों को यही होगी कि एक बार फिर मात देकर, इस स्थिति को मात देकर अजीत जोगी वापस लौटेंगे स्वस्थ होकर। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से एक और अच्छी खबर आई है। आज कोरोना को मात देकर एक और मरीज अपने घर लौट गया। कवर्धा के एक मरीज की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। इससे पहले मंगलवार को भी एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचा था। अब सूबे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 4 रह गई है। सूबे में कुल 59 कोरोना पीड़ितों में से 55 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और बाकी 4 लोगों का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है।
आगे बढ़ते हैं उधर नई दिल्ली से यात्रियों को लेकर चली ट्रेन आज रायपुर पहुंची, जहां यात्रियों को उतारा गया। स्टेशन पर ही सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई, सभी की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद ट्रेन बिलासपुर पहुंची। यहां भी यात्रियों को एक एक कर ट्रेन से उतारा गया और स्टेशन पर ही इनकी स्वास्थ्य जांच हुई। दिल्ली से चली इस ट्रेन में भोपाल से भी कुछ यात्री छत्तीसगढ़ के लिए चढ़े। हालांकि यात्रियों की शिकायत थी कि उन्हें सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्टेशन तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई। जा रही राजधानी एक्सप्रेस में कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो कि रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं। ए टिकट की उन्होंने बुकिंग कराई है और वो तमाम यात्री आपको यहां पर नजर आएंगे। सभी यात्रियों की ई टिकट जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। लेकिन किस तरह की परेशानी उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए करनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, व्हीकल्स बंद है और जो यात्री आए हैं वो खुद कहां से आए हैं उनसे ही जानते हैं। मैडम, आप कहां से आए हैं? रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं जी। तो इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? कितने दिन से यहाँ पे? सर हम 50 दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ है जब भी से फंसे हुए हैं। तो रहने वाले आप प्रॉपर बिलासपुर के जी। तो यहाँ छोड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं, एक्चुअली दिखाने आए थे एम्स में यहाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? टैगोर नगर। आपको आने के लिए यहाँ से कुछ विकल्प? नहीं, ऑटो बुक करवा के आना पड़ा। दिक्कत हुई रेलवे स्टेशन? हाँ, दिक्कत हुई। अभी रेलवे स्टेशन की व्यवस्था किस तरह से? उतनी वो नहीं है। हाँ, मतलब बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, खड़े रहना पड़ रहा है। ट्रेन के आने का टाइम जो है वो तकरीबन 10:20 का है। तो कितने पहले आप? मैं 8:15 में आ चुकी हूँ। पहले से जानकारी थी कि ये सब चीजें? हाँ, ये सब जानकारी थी। तो बिल्कुल यात्रियों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशन आने के लिए अभी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और ये वो यात्री हैं जो कि रायपुर में फंसे हुए थे काफी दिनों से और अब ये तकरीबन 50 दिन बाद बिलासपुर जो है वो जा रहे हैं और पब्लिक व्हीकल भी नहीं चल रहा है। गाड़ी भी जो बिलासपुर से तक है और जो गाड़ी दिल्ली से आएगी उसके बाद यहाँ से यात्री किस तरह से जाएंगे उसके लिए भी कोई ठोस व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश को 5वीं बार संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लिक्विडिटी, लेबर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सभी के लिए बहुत कुछ है। आज से आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। उधर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पैकेज के ऐलान में बड़ी देरी हुई है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है कि किसके हिस्से में क्या होगा। पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगे, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे
PWD की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है। उधर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और आर्थिक पैकेज के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। करोड़ का जो पैकेज घोषणा की गई है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से उद्योग हमारे आगे बढ़ सके, उसके साथ में हमारे जो मध्यम वर्ग हैं, किसान हैं, हमारे श्रमिक हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ऐसे लोगों के जीवन में निरंतर आर्थिक रूप से गतिविधियां आगे बढ़ सके और इस देश को आगे बढ़ाने में सब सहायक हो सके, इसके लिए उन्होंने जो आज जारी किया है, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जब पैकेज अलग अलग जारी की जाएगी तो हम सब लोगों को इसका असर और लाभ देखने को मिलेगा। 20 लाख रुपए करोड़ का। और बड़ी खबर उज्जैन से है। उज्जैन से हटाए गए एसपी सचिन अतुलकर को स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी बनाया गया है। अमित सिंह को एआईजी प्रशासन बनाया गया है। दोनों अधिकारियों के कुछ दिनों पहले ट्रांसफर हुए थे। डीजीपी विवेक जौहरी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर है। आईपीएस सचिन अतुलकर को स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी बनाया गया है। अमित सिंह को एआईजी प्रशासन नियुक्त किया गया है। वहीं दोनों अधिकारियों के कुछ दिनों पहले ही ट्रांसफर हुए थे। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार।